गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम अधिनायक तंत्र पढ़ रहे थे और आपकी जो है अधिनायक तंत्र में हमने अधिनायक तंत्र का अर्थ परिभाषा पढ़ा था और ये पढ़ा था कि अधिनायक तंत्र वाली शासन व्यवस्था में क्या प्रमुख लक्षण और विशेषताएं हैं। तो देखिए, आज आपकी कक्षा बीई फर्स्ट ईयर के लिए है और इसमें आपका टॉपिक अधिनायक तंत्र है। तो हमने पिछली कक्षा में अधिनायक तंत्र का मतलब समझा था कि अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में होती हैं और इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार जो है व्यक्तियों को प्रदान नहीं किए जाते और इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से जहां लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है वहीं पर इस शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है अधिनायक तंत्र है, उसमें ही हम अधिनायक तंत्र के गुण और दोष पढ़ते हैं कि अधिनायक तंत्र के गुण दोष क्या हैं। तो देखिए, अधिनायक तंत्र के पहले हम गुण पढ़ेंगे, उसके बाद में दोष पढ़ेंगे कि अधिनायक तंत्र के गुण क्या हैं। तो देखिए, अधिनायक तंत्र के गुण। तो देखिए, अधिनायक तंत्र के गुण की बात हम करते हैं कि अधिनायक तंत्र के प्रमुख गुण क्या हैं। तो देखिए, अधिनायक तंत्र का पहला गुण जो है हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता की स्थापना। तो देखिए, पहला गुण है राष्ट्रीय एकता की स्थापना। राष्ट्रीय एकता की स्थापना। तो देखिए, अधिनायकवाद में हम देखते हैं कि इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता की स्थापना जो है इसका प्रमुख लक्षण है। हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो है राष्ट्र विभिन्न वर्गों व दलों में विभाजित हो जाता। तो देखिए, लोकतंत्र में राष्ट्र विभिन्न वर्गों व दलों में विभाजित हो जाता है। विभिन्न वर्गों व दलों में विभाजित हो जाता है। जबकि अधिनायक तंत्र में अधिनायक तंत्र में हम देखते हैं, अधिनायक तंत्र में राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिनायक तंत्र में राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कठोर एकता राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कठोर एकता स्थापित हो जाती है। देखिए, इस प्रकार से जहां लोकतंत्र में शासन सत्ता विभिन्न वर्ग व दलों में विभाजित हो जाती है और इसलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता का हमें अभाव
वहां दिखाई देता है। लेकिन अधिनायक तंत्र में हम देखते हैं कि शासन सत्ता जो है वो किस प्रकार से एक दलीय अनुशासन में बंधी होती है, और उसमें हम देखते हैं कि दलीय अनुशासन के साथ में एक कठोर जो है राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कठोर एकता स्थापित हो जाती है। तो देखिए अगला जो पॉइंट है वो है मितव्ययी व कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। तो देखिए मितव्ययी व कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, मितव्ययी व कुशल प्रशासनिक, मितव्ययी व कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। तो देखिए अधिनायक तंत्र में अधिनायक तंत्र में अधिनायक तंत्र में तो देखिए अधिनायक तंत्र जो है केंद्रीकरण में, अधिनायक तंत्र केंद्रीकरण में आस्था रखता है। अधिनायक तंत्र केंद्रीकरण में आस्था रखता है। इसलिए प्रशासन में मितव्ययता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अतः इस प्रकार लोकतंत्र की तुलना में अधिनायक तंत्र कम खर्चीला अर्थात मितव्ययी होता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायक तंत्र कम खर्चीला अर्थात मितव्ययी होता है। तो देखिए इस प्रकार अधिनायक तंत्र में हम मितव्ययता व कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर अधिनायक तंत्र में प्रशासन जो होता है बहुत ही कठोर होता है। इसलिए लोकतंत्र की तुलना में, तो देखिए अधिनायक तंत्र में प्रशासन में कठोरता पाई जाती है। इसलिए प्रशासन लोकतंत्र की तुलना में इसलिए प्रशासन लोकतंत्र की तुलना में अधिक कुशलता के साथ
अधिक कुशलता के साथ कार्य करता है, अधिक कुशलता के साथ कार्य करता है। तो देखिए अधिनायक तंत्र में हम देखते हैं कि केंद्रीकरण होता है इसमें, और लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और सत्ता नीचे से लेकर ऊपर तक बटी होती है। तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र में समय समय पर इलेक्शंस होते हैं, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर के और स्थानीय स्तर के। तो इन इलेक्शंस में बहुत ही खर्चा होता है। तो हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र जो है उसमें हमें कम खर्चा देखने को मिलता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तुलना में अधिनायक तंत्र जो है कम खर्चीला है, मितव्ययी है, इसमें धन का अपव्यय कम होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र में हम दलीय आधार पर जो है शासन संचालित होता है और हमें कठोरता देखने को नहीं मिलती, जबकि अधिनायक तंत्र में हम देखते हैं एक दलीय अनुशासन में सरकार कार्य करती है और दलीय अनुशासन के कारण ही हम देखते हैं कि प्रशासन में कठोरता हमें दिखाई देती है, और इसीलिए जो प्रशासन जो है बहुत ही कुशलता के साथ में जो अपने कार्यों का संचालन करता है। अगला पॉइंट है, हम देखते हैं अगला पॉइंट है शीघ्र समाज सुधार संभव है। तो देखिए शीघ्र समाज सुधार संभव है। तो देखिए शीघ्र समाज सुधार संभव है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के विकास के लिए ये आवश्यक है कि समाज का सुधार हो। तो देखिए राज्य के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए यह आवश्यक है, यह आवश्यक है कि सामाजिक कुरीतियों में आवश्यक कि सामाजिक कुरीतियों में सुधार किया जाए, सामाजिक कुरीतियों में सुधार किया जाए। तो हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र में, अधिनायक तंत्र प्रचार, कानून व शक्ति के द्वारा, अधिनायक तंत्र प्रचार, कानून व शक्ति के द्वारा, प्रचार, कानून व शक्ति के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को शीघ्र मिटाने में, सामाजिक कुरीतियों को शीघ्र मिटाने में समर्थ होता है, सामाजिक कुरीतियों को शीघ्र मिटाने में समर्थ होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र वाली व्यवस्था में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है समाज सुधार इसमें होता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र में समाज सुधार की संभावनाएं जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रशासन कठोर रूप में
दलीय अनुशासन के रूप में कार्य करता है। और इस कारण से हम देखते हैं कि जहां पर लोकतंत्र में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में यथासंभव जो है उसमें देरी होती है, जबकि हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र में इन सामाजिक कुरीतियों को शीघ्रता के साथ में मिटाया जा सकता है, क्योंकि कठोर अनुशासन होता है और कानूनों की कठोरता भी हम देखते हैं किस प्रकार से जो है शक्तियों का केंद्रीकरण होने के कारण कानून की शक्ति जो है बहुत ही तुरंत प्रभाव से लागू होती है। और इस प्रकार हम देखते हैं अधिनायक तंत्र में सामाजिक कुरीतियों को जो है शीघ्र मिटाने के में ये समर्थ होता है। अब हम देखते हैं कि अगला जो है इसका गुण क्या है। अगला है तो देखिए अगला इसका गुण है अगला गुण है तीव्र आर्थिक विकास। अगला इसका गुण है तीव्र आर्थिक विकास संभव है। तो देखिए तीव्र आर्थिक विकास संभव है। अगला पॉइंट है तीव्र आर्थिक विकास तीव्र आर्थिक विकास संभव है। तो देखिए अधिनायक तंत्र में अधिनायक तंत्र तो देखिए अधिनायक तंत्र अधिनायक तंत्र घेराव प्रदर्शन घेराव प्रदर्शन तालाबंदी घेराव प्रदर्शन तालाबंदी घेराव प्रदर्शन तालाबंदी घेराव प्रदर्शन तालाबंदी आंदोलन आंदोलन आदि पर रोक लगाकर आदि पर रोक लगाकर औद्योगिक शांति स्थापित करता है। रोक लगाकर औद्योगिक शांति स्थापित करता है। औद्योगिक शांति स्थापित करता है। औद्योगिक शांति स्थापित करता है। तो देखिए इसलिए हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र में राष्ट्र के तो देखिए राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों और जनशक्ति का तो देखिए अधिनायक तंत्र के अंतर्गत अधिनायक तंत्र के अंतर्गत अधिनायक तंत्र के अंतर्गत राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों और जनशक्ति का और जनशक्ति का
कुशल प्रयोग संभव होता है, कुशल प्रयोग संभव होता है। तो देखिए अधिनायक तंत्र में हम देखते हैं कि जहां पर लोकतंत्र में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं कि लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुजारी है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्तियों को घेराव, प्रदर्शन, धरना देना, अनशन, इन सब का क्या होता है, उसे अधिकार प्राप्त होता है। जबकि हम अधिनायक तंत्र में देखते हैं कि अधिनायक तंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंत की बात ये करता है और इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए अधिनायक तंत्र में व्यक्ति को किसी भी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो इसमें इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं घेराव, प्रदर्शन, तालाबंदी और आंदोलन आदि पर ये रोक लगाने की शक्ति रखता है और इस प्रकार औद्योगिक शांति जो है उसकी स्थापना करता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो इसके अंतर्गत राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों और जनशक्ति का कुशल प्रयोग संभव होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे राष्ट्र का तीव्र आर्थिक विकास होता है, जैसे जर्मनी में नाजीवाद और साम्यवादी चीन जो है इसी के उदाहरण हैं कि वहां पर तीव्र आर्थिक विकास हमें दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर किसी को भी हड़ताल, प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं होता है और सरकार ऐसे कार्य करती है कि वहां पर जो उत्पादन है वो एक दिन भी नहीं रुकता और निरंतर जो है उत्पादन होता रहता है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्रियां दिन रात कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से वहां पर हम देखते हैं कि तीव्र आर्थिक विकास उन देशों में हमें दिखाई देता है। अगला इसका गुण है कि संकट काल में अधिक उपयुक्त। तो देखिए अगला जो इसका गुण है वह है कि संकट काल में अधिक उपयुक्त। संकट काल में अधिक उपयुक्त शासन व्यवस्था। संकट काल में अधिक उपयुक्त शासन व्यवस्था। तो देखिए हम देखते हैं कि इस शासन व्यवस्था में जो होता है इसके अंतर्गत देखिए इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत फौलादी राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाती है। फौलादी राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाती है। राष्ट्रीय सरकार राष्ट्र के सैनिक व आर्थिक क्षमताओं का राष्ट्रीय सरकार राष्ट्र के सैनिक व आर्थिक क्षमताओं का कुशलतम प्रयोग कर सकती है तथा उसे जनता से भी
जनता से भी तथा उसे जनता से भी पूर्ण सहयोग मिलता है। जनता से भी पूर्ण सहयोग मिलता है। अतः आंतरिक सरकार अतः आंतरिक स्तर पर सरकार को आंतरिक स्तर पर सरकार को विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। सरकार को विरोध का सामना नहीं करना पड़ता और संपूर्ण राष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में संपूर्ण राष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो जाता है। तो देखिए, हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जो शासन व्यवस्था है संकट काल के लिए अधिक उपयुक्त है। हम देखते हैं कि इमरजेंसी में, राष्ट्रीय आपात के समय में इस शासन व्यवस्था में जो है किस प्रकार से जो है राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाती है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सरकार राष्ट्र के सैनिक व आर्थिक क्षमताओं का कुशलतम प्रयोग कर सकती है तथा जनता से भी जो है इसे पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि आंतरिक स्तर पर, जैसे कि हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में जो है हमें आंतरिक स्थिति में हम देखते हैं किस प्रकार से जो है जनता का विरोध भी झेलना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र है, जन विरोध भी होता है। यदि इमरजेंसी लगती है तो उस इमरजेंसी में जो है जन विरोध भी हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए इंडिया का उदाहरण लें तो इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसका विरोध सरकार को बाद में झेलना पड़ा और उसके बाद में जो है इंदिरा गांधी सरकार भी नहीं आई। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र में हमें जन विरोध देखना पड़ता है, जबकि हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र में जो है जन विरोध, सरकार का विरोध करने का तो अधिकार किसी को होता ही नहीं है और आंतरिक स्तर पर भी जो है सरकार विरोध का सामना नहीं करती है। और उस शासन व्यवस्था में संकट काल के समय में जो निर्णय लेने की शक्ति जो होती है, तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं और शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। तो इसलिए आपात की स्थिति में, संकट की स्थिति में तुरंत निर्णय जो है लिया जा सकता है, क्योंकि उस समय जैसे कि युद्ध और आपात की स्थिति में तुरंत निर्णय लेने की जो है शक्ति होती है और निर्णय तुरंत प्रभाव से लिए जाते हैं ताकि उसका परिणाम तुरंत ही आ सके। तो देखिए, ऐसी स्थिति में, युद्ध और आपात की स्थिति में हम देखते हैं कि ये जो अधिनायक तंत्र है वो इस स्थिति में, संकट की समय की स्थिति में बहुत ही उपयुक्त शासन व्यवस्था है, क्योंकि ऐसी स्थिति में निर्णय तुरंत लिए जाते हैं और संकट काल के लिए तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र संकट काल के लिए सबसे उपयुक्त शासन व्यवस्था है, जो कि हम देखते हैं कि लोकतंत्र में हम जो भी निर्णय लेते हैं उसमें किस प्रकार से जो है हमें विलंब दिखाई देता है। और हम देखते हैं
कि विलंब के कारण जो है जहां निर्णय बहुत जल्दी लिया जाना चाहिए उसमें हमें देरी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो अधिनायक तंत्र है वो इन विशेषताओं के कारण, जो हमने विशेषताएं भी पढ़ी, जो गुण हमने पढ़े, इन गुणों के कारण हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र जो है किस प्रकार से संकट काल के लिए और तीव्र आर्थिक विकास इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं। तो इस प्रकार अधिनायक तंत्र के उपयुक्त गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शासन व्यवस्था संकट काल के लिए सबसे उपयुक्त शासन व्यवस्था है।